हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे और 25 या 30 के अराउंड क्वेश्चन होंगे जो कि होम साइंस के होंगे। और ये होम साइंस के क्वेश्चन है जो कि कॉमनली मैंने लिया हुआ है, चंडीगढ़ में कुछ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ आपके DSSB में पूछे गए क्वेश्चन है और कुछ आपके BPSC में पूछे गए क्वेश्चन है। लेकिन एज इट इज मैंने नहीं लिया है, मैंने उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को, उस थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे आपके सामने मैं स्टार्ट करूंगी आज के प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा कहाँ पे, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप सभी को बता दूं। जो बच्चे एप्लीकेशन पे इनरोल्ड है, आप देखेंगे 3 यहाँ पे सेशन दिखा रहा होगा एक्स्ट्रा टॉपिक में। इन तीनों सेक्शन में आप यहाँ पर आएंगे। आरडीए में तो आपको आरडीए का पूरा डेटा मिल जाएगा और आपको एक जीएस प्रैक्टिस के नाम से आएगा, जिसमें जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं जो आपकी बेसिकली टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप DSSB होम साइंस देने जा रहे हैं तो वहां भी कुछ क्वेश्चन आपके जीएस से पूछे जाते हैं, या फिर आप बीपीएससी देने जा रहे हो तो बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जाएंगे। वैसे ही आप चंडीगढ़ एग्जाम देने जाओगे तो वहां भी होम साइंस के अलावा आपके कुछ जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 ऐसे अभी हाल फिलहाल में अपकमिंग एग्जाम है जहां पे आपको बेसिकली होम साइंस के साथ साथ जीएस भी पूछा जा रहा है। तो ये जो सेक्शन यहाँ पे हमने ऐड किया है, जीएस प्रैक्टिस 2024 में होने वाले वो सभी एग्जाम जहां पे आपको होम साइंस के साथ साथ जीएस भी पूछा जाता है, उन एग्जाम्स के लिए आपका ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2024, आज आपको यहाँ पर ये वाले सेक्शन में एक यहाँ पर वर्कशीट मिल जाएगा जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये जैसा कि हमने बताया कि कॉमनली इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम के लिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको समझ भी लेंगे। आई नो कि अभी अचानक से हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड था ये टाइम भी, तो इसलिए मुझे पता है कि आप लोग अभी लाइव, बहुत लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा। तो जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनको वेरी गुड इवनिंग, और जो बाद में देखते हैं उनको भी, जब भी देखते हैं आपको उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से देखिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे थे कि DSSB का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको होम साइंस जहाँ पे आता है वो वहां से कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे पुट अप किया गया है। और दूसरा आपका जो बीपीएससी एग्जाम है जो कि आपका पीजीटी का है, पीजीटी होम साइंस का एग्जाम है, यहाँ पर आपको ये सीधे सीधे आएगा। और उसके बाद आपका चंडीगढ़ का एग्जाम जो है, चंडीगढ़ एग्जाम जो है, इसमें भी आपका होम साइंस जो पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एज वेल आपका टीजीटी पीजीटी तो है ही, क्योंकि इससे इतर वो भी नहीं आता है। तो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को, और इसी सेक्शन में अब आपको अलग अलग प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो जो आपको वर्कशीट मिलेगा उसको आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि वर्कशीट को रीचेक करके, कि ताकि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, कहीं भी कोई एरर ना हो, तो इसलिए वर्कशीट तैयार किया जा रहा है। तो वर्कशीट 1 2 3 4 5 करके जो मिलते जाएगा डेली वे में, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कहते हैं ना कि मैम पीडीएफ नहीं मिल रहा है, कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, कैसे करें, तो पीडीएफ आपका एज इट इज एक वर्कशीट के तौर पे यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, तो वेरी गुड इवनिंग सभी को। अजय सक्सेना जी गुड इवनिंग आपको भी। चलिए, तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो वर्कशीट में अभी के क्वेश्चन होंगे ये दोनों आपके लैंग्वेजेस में मिलेंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बायलिंगुअल में। ये इंपॉर्टेंट भी होगा आपके लिए, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों ही सेक्शन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप चंडीगढ़ देने जाओगे ना एग्जाम होम साइंस का, तो वहां भी आपको बायलिंगुअल पूछा जाएगा एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, DSSB में बायलिंगुअल क्वेश्चन आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम DSSB में या फिर चंडीगढ़ में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या सिर्फ इंग्लिश में आते हैं, तो बिल्कुल नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरीके से आपको वर्कशीट में सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पर कोई एक ही लैंग्वेज को चूज करने वाले हैं ताकि आपको आंसर यहाँ पे प्रॉपर वे में विजिबल हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं 1 क्वेश्चन को हिंदी में, जो कि ज्यादातर बच्चे हिंदी में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में देखना होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा स्विच करने का, तो आप स्विच करके इंग्लिश में भी देख सकते हैं या बायलिंगुअल भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक चीज और फायदा होगा आपके लिए कि बायलिंगुअल आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपकी
थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और भी डेवलप होगी, या कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कहते हैं कि जो हिंदी वाले आंसर न मान के इंग्लिश वाले मानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, और यहाँ पर जानेंगे ये जो आज के क्वेश्चन है 25 या 30 क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हम लोग होम साइंस के साथ साथ हम लोग जीएस को भी पढ़ने वाले हैं, और जीएस के लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने बात की थी पिछले क्लासेस में, और उसके आगे की क्लासेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि रंग के निम्नलिखित आयाम कौन कौन से हैं। रंग का आयाम क्या मूल्य है, रंग है, तीव्रता है, सभी विकल्प सही है। तो रंग को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से उसके आयाम को जानते हैं। आयाम क्या होता है, तो रंग की तीव्रता भी उसका आयाम होता है, उसका हल्का होना भी आयाम होता है, उसका मूल्य भी निर्धारित हम किससे वैल्यू एडिट करते हैं। यानी कि अगर कोई कपड़ा काला है, जैसे कई बार पूछा गया है कि ब्लैक कपड़े का कॉस्ट ज्यादा होता है फिर या व्हाइट कपड़े का कॉस्ट ज्यादा होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कई सारे एस्पेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रंग यहाँ पर आप देखोगे इंग्लिश में ह्यू भी कहा गया है, ठीक है, तो ह्यू हो गया, ह्यू का मतलब ही होता है कलर। तो रंग मूल्य यानी वैल्यू हमें पता चलता है, यानी कि कलर की अगर आयाम की बात करें तो उसमें वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हम कपड़े की महंगा या सस्ता होने का अंदाजा लगाते हैं। तीव्रता एक जब हम पढ़ते हैं, रंग चक्र पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि रंग तीव्रता और मध्यमता या कह सकते हो कि कम तीव्रता के आधार पे भी हम उसको वर्गीकृत करते हैं। तो ये सभी के सभी विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 2 आपके सामने। विटामिन डी का अग्रदूत है, ये आपसे चंडीगढ़ के एग्जाम में पूछा हुआ है। जो बच्चे कहते हैं ना कि मैम चंडीगढ़ वाले में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब ये क्वेश्चन चंडीगढ़ एग्जाम का है, जहां पर आएगा वो मैं आपको लिख दूंगी यहाँ पे कि कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो क्योंकि मिक्सअप हमें एक, आप लोग कहते थे ना कि मैम एक रूप दिखा दीजिए कि चंडीगढ़ में कैसा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम चंडीगढ़ DSSB और आपका जो यूपी TGT में तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता ही है पूछा ही जाता है, तो इन दोनों को मिक्सअप करेंगे। कोलेस्ट्रॉल, रेटिनॉल, कैल्शियम, और एक है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की बात की जा रही है, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की बात की जा रही है ना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि आप देखते हो कि विटामिन डी का ये एक तरीके से अग्रदूत नहीं, आप कह सकते हो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम भी हो सकता है ना, जिसको आप कैसे कहते हो, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बेसिकली विटामिन डी की कमी से हम क्या करते हैं, कैल्शियम संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि उसके नहीं होने पे आपकी हड्डियों के संबंध में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो सारी बीमारियां यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा, नहीं कैल्शियम होगा। विटामिन डी का अग्रदूत की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, अग्रदूत की बात की जा रही है बच्चे, तो यहाँ पर जो होगा वो कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। ये जो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये कह सकते हो कि जब विटामिन की कमी होती है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में ये जनरेट होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी विटामिन डी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। देखो क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा सा पूछने का तरीका बस यहाँ पे चेंज कर दिया है, ये समझ में आता है क्वेश्चन देख के। इनमें से एक प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है, कौन सा स्वास्थ्य बीमा है, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कौन सा इसमें से स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आता है। सामान्य भविष्य निधि क्या स्वास्थ्य बीमा है, क्या स्वास्थ्य से हेल्थ से रिलेटेड है, या सिर्फ ये एक सेविंग से रिलेटेड है, ये आपको समझना है। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि जो सबके लिए है, यूनिवर्सल है। भविष्य निधि यानी ये भी जमा खाता से संबंधित है। मेडिक्लेम, मेडिक्लेम किससे संबंधित है, तो आप कहोगे ये स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। हम कहते हैं ना कि मेडिक्लेम हमें कराना है, मतलब कि हमें स्वास्थ्य बीमा कराना है, और आजकल तो मतलब गाय भैंस का भी स्वास्थ्य बीमा होने लगा है। तो ये चीज यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें से कौन सा स्वास्थ्य बीमा है। कभी भी बच्चे ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन अगर समझ में ना आए ना, तो आप थोड़ा सा उसको कोरिलेट करना कि कौन सा स्वास्थ्य संबंधित हो सकता है और कौन सा इससे मेडिकल से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जीवन बीमा हो गया, भविष्य निधि, ये सब जो जितने भी है ना, ये सब क्या है,
आपके लाइफ इंश्योरेंस है, पॉलिसीज में आते हैं, यानी कि आप जीवन में कुछ भी आप करते हो, जैसे घर भी खरीदना हो तो आप उसको जीवन बीमा को तोड़ा के और ले सकते हो। जीवन बीमा कह सकते हो कि एक होता है कि ये एक आपका सेविंग ही है, एक टाइप से सेविंग ही देखा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस होता है जीवन बीमा। मेडिक्लेम क्या होता है, ये स्वास्थ्य, बेसिकली स्वास्थ्य से ही रिलेटेड होता है मेडिक्लेम। जैसे कि आपने अपने हेल्थ का बीमा करा लिया, ठीक है, तो आपको अगर हेल्थ इश्यूज होता है तो उस कंडीशन में आपको पैसे मिल जाते हैं ताकि आप अपने हेल्थ को सही कर सको, इसके लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बड़बड़ाना और हकलाना, इनमें उदाहरण है, ठीक है। हाँ, रेणु जी, हो जाता है कभी कभी क्लासेस थोड़ा सा टाइम, इस समय अभी मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है टाइम की, तो इसलिए मैंने कल भी सोचा था कि क्लासेस लेंगे, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल, मतलब ऐसी कंडीशन हो जा रही है, कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं फिलहाल के लिए। तो आज वैसे भी एप्लीकेशन की क्लासेस आज के लिए एक्सटेंड भी किया है हम लोगों ने, है ना, रात को करेंगे। तो ठीक है, बाद में भी देख सकते हो, अगर कोई क्लासेस क्लास हो रही है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो बड़बड़ाना और हकलाना इनके उदाहरण है, किसके उदाहरण है, आंसर करेंगे सभी लोग। ये भावनात्मक रेशन है, सही है या गलत। वाणी विकार है, यानी कि आवाज संबंधी या जो कह सकते हो वाणी संबंधी विकार है। मानसिक विकार है, यानी कोई बच्चा अगर मेंटली डिस्टर्ब रहता है तो वो बड़बड़ाना या हकलाना शुरू कर देता है। या फिर इनमें से द्विभाषावाद, या इसको हम द्विभाषावाद के नाम से जानते हैं। तो बड़बड़ाना और हकलाना, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनीता यादव जी, आंसर करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को, वेरी गुड इवनिंग। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, अनीता यादव जी, फ्रैंकी, सोनी, निषाद, पूजा राय, अजय सक्सेना, सभी को गुड इवनिंग। रेनू पांडे, पूजा राय, अनीता यादव। चलिए, हाँ, इसमें आ जाएगा क्या, फोर का मानसिक विकार आ रहा है। भाई देखो, मानसिक विकार नहीं होगा बच्चे, ये वाणी विकार होगा, है ना। कोई बच्चा अगर बड़बड़ा रहा है या हकला रहा है, ठीक है, हकलाना मानसिक विकार नहीं होता उसको, मतलब आपने देखा होगा मानसिक विकार का मतलब हो गया कि मेंटल डिस्टरबेंस के वजह से बच्चा बोल नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो हकलाना है ना, ये शब्द सही ना बोल पाना होता है। मानसिक विकार में आता है कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है तब ये काम कर रहा है। लेकिन बहुत ऐसे आपने देखा होगा, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है काम करते हुए भी, कि बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो थोड़ा थोड़ा हकलाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे पोस्ट पे, बहुत अच्छी लाइफ में अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर के रूप में नहीं जानते हैं, इसको हम वाणी विकार के रूप में कंसिडर करते हैं, भाषा विकार के रूप में इसको हम समझते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। FSSAI का अर्थ क्या है, आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5 का राइट आंसर क्या होगा। FSSAI का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, भारतीय खाद्य विज्ञान और प्राधिकरण होता है, या फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण होता है, भारतीय सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तथ्य, या फिर यहाँ पर है आपके सामने ऑप्शन, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, या फिर नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं और प्राधिकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय खाद्य सेवा और प्राधिकरण इसका सही जवाब होगा, ठीक है। भारतीय खाद्य सेवा, सुरक्षा नहीं है, भारतीय खाद्य सेवा और प्राधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, किशोरावस्था की स्थिति है, किशोरावस्था की स्थिति कैसी होती है, यह आपसे चंडीगढ़ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या ये निराशाजनक होती है, सामान्य होती है, अच्छा होती है, या फिर अस्पष्ट होती है। आंसर करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6 का राइट आंसर क्या होगा, किशोरावस्था की स्थिति की बात पूछी जा रही है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, किशोर की बात करते हैं, तो आपको याद होगा स्टैनली हॉल की भी बातें, वाक्य जो उन्होंने वाक्य यूज किया था, पता होगा, है ना। कई बार आपसे पूछा गया है कि तनाव और तूफान का जो अवस्था है किसे कहा गया है, तो ये भी किशोरावस्था को कहा गया है, ठीक है। और किसने कहा है, ये भी आपको पता ही है, स्टैनली हॉल ने कहा है। किशोरावस्था की स्थिति क्या होती है बच्चे, अस्पष्ट होती है, क्योंकि इस समय बच्चा तनाव में रहता है,
उसका तूफान का एज रहता है, बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर डिसबैलेंस चल रहे होते हैं शरीर में, बहुत सारी क्रियाएं हो रही होती हैं। इस कंडीशन में बच्चे को अपने अस्तित्व की पहचान को लेके द्वंद होता है, वो अपने कोई भी एक्टिविटी को सही तरीके से कर नहीं पाता है। तो इस समय इसे कहा जाता है कि आपने पढ़ा ही है तूफान और इन सब के स्टेज है, तो ये इस समय बच्चा अपने आप को लेकर अस्पष्ट होता है, वो अभी अपने आप की खोज में होता है, ऐसे भी कह सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, ये बेसिकली चंडीगढ़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर करेंगे सभी लोग, और आप देख पाओगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके यूपी में भी पूछे जाते हैं। यूपी टीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा फॉर्म्स अलग होता है, क्वेश्चन सेम होता है, तरीका अलग होता है, ठीक है। आंसर करेंगे सभी लोग। आयोडीन की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? घेंघा, एनीमिया, स्कर्वी या फिर रेबीज? आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया आपको पता है B12 की कमी से होती है ना यहाँ पे, और दूसरा स्कर्वी सी के कमी से होती है। रेबीज किसके वजह से होती है? आंसर करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। रेबीज किसके वजह से होती है? रेबीज के कई बार वायरस का भी नाम पूछा गया है, ठीक है, कि रेबीज वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है, किस वजह से होता है? आंसर करेंगे आप लोग। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर इसको कहते हैं इंग्लिश में, और ये घेंघा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आंसर करेंगे सभी लोग। अगर यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन दे दूं 24, और सिर्फ 24 लिख दें, 24 अप्रैल ही मान लो, तो आंसर और क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता अधिकार दिवस और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोनों में बेसिक सा अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर करना है आपको, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, या फिर 20 जनवरी, या फिर 15 मार्च? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अजय सक्सेना जी कह रहे हैं बिल्कुल, डॉग के काटने से रेबीज होता है ना, जिसमें इसकी वजह से एक कहते हैं ना वाटर फोबिया, मतलब कि जो इंसान को कुत्ते काट देते हैं तो उसमें उसको पानी से डर लगता है। हमारे गांव में तो कुआं झकाया जाता था कि जो काट दिया, चलो चलो कुआं में लेके, इसको कुआं में लेके नहीं, मतलब कुआं ऐसे झांक के देखते हैं। और उसमें हमें लगता था पहले कि, मतलब ये जब होम साइंस पढ़ने स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, तब मुझे इसका क्लियरिटी हुआ। पहले लगता था कि शायद उसमें देखने पे कुछ कुत्ता उत्ता दिखता होगा ऐसा टाइप का, लेकिन बाद में अब मालूम चलता है कि वो झांकाया इसलिए जाता था कुएं में, ताकि पता चले कि सामने वाला बच्चा या इंसान डर रहा है या नहीं। क्योंकि जब कुत्ता काटता है और उसका विष पूरे शरीर में फैलने लगता है तो वाटर फोबिया हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है। कई बार इसको पूछा भी है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, एग्जैक्टली 15 मार्च को होगा। थोड़ा सा हम इसके एक्सप्लेन को भी देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जो जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन है एप्लीकेशन पे एडेड है, आप लोग अपने से भी देख सकते हैं। 15 मार्च 1962 को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने, नाम भी याद रखना है, राष्ट्रपति महोदय हैं जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, कॉमेडी भी कह सकते हो याद रखने के लिए। इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को ऑफिशियली संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को मजबूती से उठाया था, ठीक है। उपभोक्ता अधिकारों की बात करने वाले वे दुनिया के पहले लीडर थे। तो आपसे पूछ दिया जाए कि उपभोक्ता अधिकार की बात करने वाले दुनिया का पहला लीडर कौन था, तो जॉन एफ कैनेडी का नाम आएगा। उपभोक्ता दिवस पहली बार 15 मार्च 1983 को मनाया गया, 1983 को मनाया गया, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। विटामिन सी को किस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपके DSSB में पूछा हुआ क्वेश्चन, सॉरी चंडीगढ़ में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। एंटी रेबिस कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, असामाजिक कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? आज हम लोग इसके साथ साथ, यानी कि होम साइंस के साथ साथ, आज हम लोग जीएस के भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो इक्वली आपके 3 एग्जाम को टारगेटेड होगा। एक आपका बीपीएससी को टारगेट करके बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन है, दूसरा DSSB को हमने टारगेट किया है, और तीसरा आपका चंडीगढ़ को टारगेट किया है, ठीक है, चंडीगढ़ को टारगेट किया हुआ है। तो ये तीनों एग्जाम को हम लोग कवर करेंगे और क्लासेस उसी हिसाब से लेंगे। डेली हम लोग जीएस को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। आंसर इसका सभी को पता ही होगा, है ना, नाम तो सुना ही होगा,
किसका? मेरा नहीं, मेरा तो सुना ही होगा थोड़ा बहुत, और राहुल का भी नहीं, है ना, शाहरुख खान का भी नहीं। यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, एस्कॉर्बिक अम्ल की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 आपके सामने, और 10 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सिंथेटिक फाइबर का समूह क्या है? चंडीगढ़ का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंसर करेंगे आप लोग, देखोगे कि सारे क्वेश्चंस एज इट इज है, बस पूछने का पैटर्न अलग है। चंडीगढ़ में कुछ और नहीं पूछा जाएगा, वहां भी आपको रेशा ही पूछा जाएगा, वहां भी आपको प्राकृतिक को प्राकृतिक ही पढ़ाया जाएगा और कृत्रिम को कृत्रिम पढ़ाया जाएगा। तो मतलब अगर कोई अलग से चंडीगढ़ का बैच और सारी चीजें हैं तो बेवकूफी है, मत करना। आपने अगर टॉपिक को पढ़ा होगा, सिलेबस को पढ़ा होगा, तो बस अपने उसी सिलेबस को फोकस करना, अलग से कुछ बैच वैच होता नहीं है, ठीक है। टीजीटी सब एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आता है, प्रश्न पूछने के अंतर आ जाते हैं बस, बाकी कोई यहाँ पे अंतर ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेटिक फाइबर का समूह क्या है? ऑर्लॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, कपास, लीलन, पॉलिस्टर। इतना लंबा तो आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना ये सारी चीजें है ना, क्योंकि आपको पता है कपास प्राकृतिक है, कट कर दोगे, लीलन प्राकृतिक है, कट कर दोगे, लीलन यहाँ भी है, कट कर दोगे। एक ही ऑप्शन आपके पास है जहां पर तीनों ऑर्लॉन, नायलॉन और डेक्रॉन, तीनों के तीनों समूह क्या है? रासायनिक फाइबर के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कंक्रीट परिचालन चरण की आयु क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस होता है, सिर्फ मैं बताने के लिए ये सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूं आपके पास कि ये जानो कि डिफरेंसेस क्या है, पैटर्न क्या है पूछने का। ये चंडीगढ़ का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो, कंक्रीट परिचालन आपने पढ़ा है ना, जीन पिगेट्स की चारों अवस्थाएं, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल स्टेज, उसी को पूछा हुआ है यहाँ पे। ऑपरेशनल को इन्होंने परिचालन शब्दावली से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल स्टेज की जब हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे जीन पिगेट्स ने 4 स्टेजेस की बात की थी, उसी के आधार पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 to 11 वर्ष की बात हम यहाँ पर करते हैं। इसके एक्सप्लेन को हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। अच्छा, एक्सप्लेन आई थिंक यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन में आप देखोगे ना तो एक आपका आता है सेंसर मोटर स्टेज आ जाता है, जो 0 से 2 वर्ष का आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है 2 से 7 वर्ष का अवस्था। उसके बाद आपका आ जाता है 7 से 11 या 11 वर्ष की अवस्था, और 11 से आपका आता है 11 नहीं 12 प्लस की बात करते हैं, जहां पे वो ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, यानी कि मूर्त अवस्था की बात करते हैं, जहां पर बच्चा सभी मतलब संज्ञान हो जाता है, वो सब कुछ सीख चुका होता है जीन पिगेट्स के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम देखेंगे कि 7 से 11 क्या है, ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 12। इनमें से क्या मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है? आंसर करेंगे सभी लोग। मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन इनमें से कौन सा है? वृद्धि है, विकास, अनुवांशिकी या फिर वातावरण? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे कि इनमें से जो परिवर्तन की हम बात करें ना मात्रात्मक के साथ साथ, यानी कि जिसको हम मेजर तो कर ही सकते हैं, अगर सिर्फ मात्रात्मक होता तो आप कहते हैं कि ये वृद्धि के अंतर्गत आएगा, ग्रोथ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन की बात की गई, और आपको पता है कि गुणात्मक परिवर्तन हमेशा किसमें आता है? ये डेवलपमेंट में आता है। कभी भी हम गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक में सर्च नहीं करते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा? इसको हम डेवलपमेंट के रूप में जानेंगे, विकास कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑल्सो आपका ये चंडीगढ़ एग्जाम का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी लोग। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से शामिल हैं? तो आनुवांशिकता है, तो आप कहोगे यस आनुवांशिकता होता है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें प्रभावित करता है। और आपने पढ़ा होगा कि हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट दोनों जब मिलते हैं तब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हेरिडिटी तो शामिल है ही है, लेकिन सिर्फ हेरिडिटी शामिल होता है क्या? तो कहोगे नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है, आज हम लोग अभी लाइव क्लासेस में एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे भी कि बच्चे का पोषण भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशन उसको शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में उसको न्यूट्रिशन कैसा मिला ये भी इंपॉर्टेंट है, उसने फीडिंग कितनी की ये भी इंपॉर्टेंट होती है। फीडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर टीकाकरण उसका कितना हुआ, कौन कौन से टीके लगे, वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें सभी विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मध्यवर्ती रंग मिश्रण से बनते हैं।
DSSB का क्वेश्चन है और ये चंडीगढ़ में कुछ अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। सेम 1-2 साल के गैप पे पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आप जब पढ़ोगे तो वहां पर समझ पाएंगे आप सभी लोग। आंसर करेंगे मध्यवर्तीय रंग मिश्रण से बनते हैं। किस मिश्रण से बनते हैं आंसर करेंगे सभी लोग। द्वितीयक रंगों के एक साथ प्राथमिक रंग के मिलने से बनते हैं। मतलब द्वितीयक रंग है, सेकेंडरी रंग है और ये दो द्वितीयक रंग है, मान लो 1 और 2, जब दोनों मिल गए तो बन जाएंगे क्या मध्यवर्तीय रंग। तो दूसरा है दो प्राथमिक रंग समान अनुपात में हो तो बनते हैं। यानी दो प्राथमिक रंग होगा तो क्या होगा, प्राथमिक रंगों से तो आपका सेकेंडरी रंग बनता है। पता होगा कि जब दो प्राथमिक रंगों को हम मिक्स करते हैं तो एक हमारा सेकेंडरी कलर तैयार होता है। ठीक है, प्रांग का रंग योग, रंग चक्र आपने पढ़ा होगा। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के समान मात्रा को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, तृतीयक रंग का निर्माण करते हैं। दो द्वितीयक रंग समान अनुपात में हो तो यहाँ पे तृतीयक रंग मिलेगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब बात करते हैं प्राथमिक और द्वितीयक रंग की समान मात्रा को मिला के, अच्छा, प्राथमिक और द्वितीयक रंग की समान मात्रा को मिलाकर हम बनाते हैं। देखो यहाँ पर ना दो ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि तृतीयक रंग में प्राथमिक और द्वितीयक रंग को भी हम मिलाते हैं तो तृतीयक रंग बन जाता है, और यहाँ पे दो द्वितीयक रंग को भी समान अनुपात में मिलाते हैं तो हम तीसरा तृतीयक रंग बन जाता है। तो सी और डी यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, इसको करेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है, आंसर करेंगे सभी लोग। ये तो बहुत सिंपल सा हलवा वाला क्वेश्चन है ना, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है। आंसर क्या हो जाएगा, 9 कैलोरी। बिल्कुल कहोगे नहीं, ये तो कौन देता है, वसा देता है हमें 1 ग्राम में। 4 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.2 भी होता है, कई जगह पे आपको 4 मिला होगा तो 4 होगा, अदरवाइज एग्जैक्टली बात की जाए तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लिनेन फाइबर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो लिनन फाइबर होता है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, पत्ती से, पॉट से, तना से या फिर जड़ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तना से। बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, तने से होता है, पत्ती, पॉट्स और जड़ से नहीं होता है। यहाँ पे लिनन तना वाला पौधा है। और लिनन आपको पता होगा कि ये प्राकृतिक फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है। पहली बात लिनन के बारे में समझ लो, ये प्राकृतिक फाइबर है। दूसरा, प्राकृतिक जगत में ये सेकेंड, प्राकृतिक जगत में दूसरा सबसे मजबूत फाइबर होता है, सबसे मजबूत फाइबर भी ये होता है। ठीक है, और ये तने वाले में शामिल होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये समझ सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। आंसर करेंगे सभी लोग। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दाग अभिकर्मकों द्वारा हटा दिए जाते हैं। कौन सा विधि होगा, जलाने की विधि, सेक्शन विधि, रासायनिक विधि, अवशोषण विधि। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दाग अभिकर्मकों द्वारा हटा दिए जाते हैं। आंसर आप कमेंट सेक्शन में इसका बताएंगे हमें। ठीक है, अभिकर्मक क्या होते हैं, तो आप कहोगे जितने भी आप डिटर्जेंट यूज करते हो ना, ये सब अभिकर्मक कहलाते हैं। तो ऐसी विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दाग हम क्या करते हैं, अभिकर्मक यानी डिटर्जेंट या कह सकते हो कि घुलनशील या अघुलनशील दोनों हो सकता है, के द्वारा हटाए दिए जाते हैं। क्या इसको जलाने की विधि कहेंगे, सक्शन विधि कहेंगे, रासायनिक विधि कहेंगे, अवशोषक विधि कहेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन आ रहा है इसका, रासायनिक विधि कहलाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको हम मिक्सअप कर देते हैं और यहाँ पर उसके द्वारा ही, यानी कि अम्ल और क्षार के द्वारा ही हम उसको समझ पाते हैं कि कोई साबुन या कोई सर्फ कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पे करते हैं। मनरेगा का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय गांधी उत्सुक विकास एसोसिएशन की निगरानी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा निधि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या महारानी राष्ट्रीय ग्रामीण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे सभी लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम है।
ठीक है। मनरेगा कब आया, और मनरेगा और नरेगा दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है इस समय पे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपास किस प्रकार का रेशा है, जड़, तना, बीज, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा हलवा वाला क्वेश्चन है ना। सभी को पता है कि जब हम कपास की बात करते हैं तो किसमें आ जाता है, रेशे की बात करते हैं तो रेशा में प्राकृतिक रेशा आ जाता है, और प्राकृतिक रेशे में हम जब बात करते हैं तो कपास एक कौन सा, बीज वाले रेशे के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और बीज वाला रेशा, फिर हम तने वाला रेशा देखते हैं, फिर हम पत्ते वाला देखते हैं ना, कई सारे रेशे के प्रकार हम देखते हैं, जिसमें कपास क्या है, इसमें बीज पाया जाता है, इसलिए हम इसे बीज वाला रेशा के नाम से जानते हैं। तना वाले में हमने कौन सा देखा था, अभी अभी हमने लीनन देखा था कि लीनन क्या है, एक तना वाला फाइबर के रूप में जानते हैं। मोनोसेक्राइड में है, मोनोसेक्राइड्स में क्या मिलते हैं, चीनी की केवल एक इकाई होती है, चीनी की 2 इकाइयां होती हैं, चीनी की 2 से अधिक इकाइयां होती है, या चीनी की कोई इकाई नहीं होती है। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, और आप कहते हो सैकेराइड मतलब होता है सुगर। सैकेराइड्स कई तरीके के होते हैं, एक कह सकते हो कि केमिकल फॉर्म में भी बनाया जाता है, और एक नेचुरली होता है जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर जब हम जो बात करते हैं, जो फ्रूट्स वाले होते हैं ना, याद रखना, जो फ्रूट्स वाले सैकेराइड्स होते हैं वो काफी ज्यादा मीठे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सैकेराइड्स। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोनो का अर्थ क्या है सिंगल में, तो ये केवल एक इकाई को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल एक इकाई। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह पहला चरण जिसमें बच्चा केवल स्वयं से प्यार करता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग सोना सिंह जी, चलिए आंसर करेंगे। यह पहला चरण है जिसमें बच्चा केवल स्वयं से प्यार करता है, आंसर क्या हो जाएगा। ये चंडीगढ़ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपको वही चीज पढ़ना है। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, कोई नया इसमें कोई टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक सेम है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात किसने की थी, जितने भी एप्लीकेशन वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात की थी, जिसमें ऑडिपस जो ग्रंथि होती है बॉयज में होती है, जिसके वजह से वो अपने मदर से काफी लविंग होते हैं, और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वो गर्ल्स में पाई जाती है, जिसके वजह से गर्ल्स जो इस ग्रंथि की वजह से वो अपने फादर से ज्यादा लविंग होती हैं। ठीक है, यानी ज्यादा करीब होती हैं, ज्यादा प्यार जताते हैं। आत्ममुग्ध क्या होता है, समलैंगिक क्या होता है, एक समान लिंग वाले इंसान को समलैंगिक कहते हैं। विषम लैंगिक क्या होता है, एक से अदर जो लिंग होता है या जेंडर होता है उसको हम विषम लैंगिक कहते हैं। यहाँ पर जो होगा आत्ममुग्ध होना, अपने आप से मुग्ध हो जाना, मैंने खुद को अपने आप को देखा, हम आत्ममुग्ध हो गए, हम स्वयं से प्यार करने लगे, इसको क्या कहा जाएगा, आत्ममुग्ध कहलाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी चीजें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, सावधि जमा खाते को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है सावधि जमा खाता को। टर्म खाता कहते हैं, बचत खाता कहते हैं, चालू खाता, या फिर चेक बुक के नाम से जाना जाता है। तो सावधि जमा, सावधि का मतलब होता है टोटल, या कह सकते हो कंप्लीट जमा जो राशि होती है, जिसको हम इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहां पे हम एक मुफ्त धनराशि जमा करते हैं और वो हमें कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें वापस मिल जाता है, इसको हम बचत खाते के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, बचत खाते के नाम से इसे हम समझते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस रेशे को कृत्रिम रेशे के नाम से जाना जाता है। ये आपके DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कौन सा रेशा है भाई, जो कि रासायनिक फाइबर के नाम से, कृत्रिम रेशा क्या है, जब हम रेशे की वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम रेशे को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है प्राकृतिक फाइबर, दूसरा होता है रासायनिक फाइबर। प्राकृतिक फाइबर में हम देखते हैं कि कुछ फाइबर होते हैं जो वानस्पतिक जगत से होते हैं, वानस्पतिक जगत से, उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो जांतो जगत के होते हैं, और कुछ हम देखते हैं जो कि खनिज जगत से पाए जाते हैं। वैसे ही अगर हम रासायनिक फाइबर की बात करें तो रासायनिक फाइबर में हम एक फाइबर जो है रेयॉन, इसको जानते हैं, और एक फाइबर है जो कि नायलॉन। ये कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, आप ये मत सोचना रेयॉन तो हमने इसमें पढ़ा ही नहीं था। यहाँ पर बच्चे बात आती है रेयॉन की, तो आप याद रखना रेयॉन में 50% जो होता है ये सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है, सेल्यूलोज यानी कि वनस्पति, क्योंकि सेल्यूलोज हमेशा उसी में पाया जाएगा जो वनस्पतिक जगत का रेशा होगा, और इसमें प्लस 50% जो मिला होता है वो रसायन का यूज किया जाता है, रसायन का यूज किया जाता है। तो इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ कौन सा फाइबर होता है, रेशम,
रेशम के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी इसको हम जानते हैं। तो इसमें याद रखना, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज है और सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है हमें, वानस्पतिक जगत से मिलता है, इसलिए सेल्यूलोज के साथ रसायन पाया जाता है, तो कंप्लीट रसायन नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएंगे तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा नायलॉन। क्यों? क्योंकि नायलॉन जो होता है वो 100% रसायन से बना हुआ रेशा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? एग्जैक्टली वन आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 है, खाद्य पदार्थों का मिश्रण अंकुरण किण्वन है। यानी कि हम कुछ खाद्य पदार्थों को मिक्स करते हैं या फिर हम उसे अंकुरित करते हैं तो वो किण्वन करते हैं, यानी उसमें अंकुर आ जाता है। तो ये क्या प्रेजेंट करता है? क्या हम ये सब सजाने के लिए करते हैं, यानी सजावट के तरीके हैं इसलिए। दूसरा आपके सामने ऑप्शन है, काटने और क्या है, काटने और काटने की विधियां, खाना पकाने के तरीके, ये विधियां हैं जो पोषण को बढ़ाती हैं। राइट आंसर क्या होगा 24 का? सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी होता है अपडेट कर दिया जाता है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर देंगे सभी लोग जल्दी से। 24 का डी, कनक सिंह। रिंका 24 का डी, सोना सिंह डी, सभी का डी आंसर आ रहा है। चलिए डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो काफी मात्रा में इनहेंस हो जाता है। तो विटामिन सी भी अगर आपसे पूछा जाए ना कभी कि अंकुरण से हमें मिलता क्या है, तो कहोगे विटामिन सी की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप डेली वे में विटामिन सी नहीं लेते हो तो आप अंकुरित फ्रूट अंकुरित जो दालें हैं या चना है, मूंगफली है, ये सब चीजें ले सकते हो। विटामिन बी और सी क्या है बच्चे? तो आप कहोगे ये जल में घुलनशील है, घुलनशील है। आप एकदम सही से ना इसको प्रॉपर वे में याद रखोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद क्या हुआ कि बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन के रूप में आता है। अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन तो आप कहोगे ए, डी, ई और के, 4 विटामिन हैं जो कि वसा में सुलभ होते हैं। और तीसरे क्या है? बी और सी, जो कि जल में घुलनशील होती है। इस विटामिन के हमें दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जल में घुलनशील है, तो हमारे शरीर से जल कहाँ कहाँ से निकलता है? रो दिए, आंसू निकल गया, जल निकल गया, पसीने से निकल गया, यूरिन के माध्यम से जल का निष्कासन होता है। यानी कि अगर विटामिन बी और सी आप डेली रोज आप नहीं लेते हो तो आपके शरीर में बहुत जल्दी ही इसका क्या कह सकते हैं, डिफिशियंसी के लक्षण देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी इससे होने वाले रोग मिल जाते हैं। तो आई होप अब बी और सी आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके रैटिन और फ्लॉक यार्न, इसके उदाहरण हुए। किसके उदाहरण होते हैं? रैटिन और फ्लॉक यार्न। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर एक यार्न के बारे में आपको पता नहीं है लेकिन दूसरे के बारे में अगर आपको पता है कि फ्लॉक यार्न मतलब कि जब हम गीठे बना बना के अलग अलग कलर के जो यार्न होते हैं उसको हम एक साथ इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम किसी चीज का निटिंग या वेविंग के प्रोसेस पे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं फ्लॉक यार्न। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये बनावट के प्रकार हैं, ये साधारण नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि सिंगल यार्न के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन ये एक बनावट के तरीके के रूप में आएगा। इसको किसी दिन हम लाइव सेशन में सभी यार्न को एक दिन डिस्कस कर लेंगे हाल फिलहाल में। ठीक है, तो यहाँ पर बनावट के प्रकार के रूप में इसको जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये 25 आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे कि हमने बताया था कि हम लोग इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जीएस के भी सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से मूव ऑन कर लेते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए ये वर्कशीट है आपके 25 क्वेश्चन का, इसको आप देख लीजिएगा। और जीएस जो भी एप्लीकेशन वाले बच्चे होंगे वो जीएस प्रैक्टिस 2024 के नाम से एक कॉलम होगा आपके एक्स्ट्रा टॉपिक में, जहां पर आप आकर और प्रैक्टिस कर सकते हैं टोटल क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में, यानी कि जब आप होम साइंस पढ़ते हो तो कभी कभी आपसे एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जीएस में आपसे पूछा गया था पिछले बार, यानी कि ये वो सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं। यानी कि जैसे आपका, और ज्यादातर जैसे यूटी का एग्जाम देने जा रहे हो ना, चंडीगढ़ क्या है आपका? यूटी है, राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, और यूटी भी है यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश भी है ना।
तो वहां पर जो इंडिया को ध्यान में रख के जो जीएस बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे पुट अप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है, 1 है, या इसको 20 हम लोगों ने 25 क्वेश्चन होम साइंस के कर लिए, 8-10 क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर लेंगे इसके, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा सीखोगे, डेली सीखोगे तो आपको याद रहेगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ग्रेट चैनल कहते हैं, 8 डिग्री चैनल कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं, 10 डिग्री चैनल, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपकी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी क्या पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का सी आंसर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। 10 डिग्री चैनल अलग होता है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, इसको पाक जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं, पाक जल डमरू मध्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि, इसका सही जवाब होगा। तो कभी कभी भारत और श्रीलंका में पाक जल संधि ना लिखा हो, आपको लिखा हो पाक जल डमरू मध्य, तो भी याद रखना है कि ये भारत और श्रीलंका को डिवाइड करने वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब फिर से आपके एग्जाम में यानी कि बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जीएस वाले भाग में। आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, विश्व पर्यावरण दिवस की, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे 5 जून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उनके किस साहित्य को ध्यान में रख के या किस साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इस बार ये क्वेश्चन ना बीपीएससी में भी पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन हमें लग रहा है आरओ के एग्जाम में यूपी में पूछा गया था। और क्यों पूछा गया था, मुझे जो अभी अपना एनालिसिस में बता रही हूँ, पता नहीं हो सकता है गलत भी हूं मैं, लेकिन मुझे लग रहा है ना, अभी एक मूवी आई थी ना आपकी एनिमल, तो उसमें जो हीरोइन रहती है उनका नाम होता है गीतांजलि, शायद गीतांजलि ही नाम रहता है कुछ, तो हमें लग रहा है कि काफी बच्चे उससे रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। तो याद रखना, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था वो गीतांजलि के लिए मिला था इस समय। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, आंसर करेंगे सभी लोग, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? ये तो आप लोग को अभी शत्रुघ्न सर पढ़ाते हैं जीएस में, वहां भी आप पढ़े होंगे आर्ट वगैरह में, है ना, गलती से अगर कोई वीडियो देख लिया होगा तो आंसर करेंगे। लेकिन ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपके जीएस वाले भाग में। अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, सांची, उपयुक्त में से कोई नहीं। और सभी क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग कुछ चीज को डिस्कस भी करेंगे लास्ट में, जिससे आप नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम जीएस को कैसे तैयार करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एलोरा होगा। यहाँ पे एलोरा में बहुत सारे लगभग 40+ यहाँ पे गुफाएं देखने को मिलती है, ठीक है। अजंता में भी है, लेकिन अजंता में एलोरा से 2-3 गुफाएं 7-8 का डिफरेंस होता है, थोड़ा कम पाया जाता है अदरवाइज यहाँ पे। और एलिफेंटा में 7 या 8 गुफाएं ऐसे मिलती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? ये तो आप लोग होम साइंस में भी पढ़े होंगे, है ना, कौन सा रक्त समूह नहीं है, लेकिन ये बीपीएससी आपके जीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। वो पॉजिटिव निगेटिव आपने पढ़ा ही होगा, ये सर्वदाता कहलाता है, सबको खून दे सकता है, सर्वदाता, ठीक है। बी क्या होता है? बी बी से ही दे सकता है, बी को ही ले सकता है ना, ए को ही दे सकता है, ए से ही ले सकता है, नहीं ले, ये सब ओ से भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन दे किसको सकते हैं? ए से, ए को दे सकते हैं। अगर ए वाला है तो ये ए से ले सकता है, ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, ओ वाला बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, यहाँ पर ए बी को भी दे सकता है। और ए बी क्या है? ए बी जो होता है वो ए बी को दे सकता है, ए बी से ले सकता है। तो ए बी को सर्वग्राही के रूप में भी जाना जाता है, तो इसके सामने लिख लेना सर्वग्राही, सर्वग्राही सबका ग्रहण करने वाला, ठीक है, यानी ए का भी ले रहा है, बी का भी ले सकता है ब्लड, और ओ का तो ले ही सकता है। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह में शामिल नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोई ब्लड ग्रुप में शामिल नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। MMR टीका आमतौर पर टिकाऊ प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है भाई, बता दिया है कि यहाँ पर जो MMR टीका है ये जनरल तौर पे प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बात सही है,
एक नंबर की बात है, ठीक है, ये हमें प्रतिरक्षा तो देता ही देता है। इससे अमेरिका में खसरा के मामले 99% कम हुए हैं। आपसे पूछ देगा कि हाल ही में एक आंकड़े के अनुसार खसरा के मामले 99% किस राज्य में या किस कंट्री में कम हुए हैं, तो आप कहोगे अमेरिका में। नियमित रूप से एमएमएम की 2 खुराक अनुशंसित की जाती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो खसरा है इसकी कितनी खुराक देने की अनुशंसा की गई है, तो 2 खुराक देने की अनुशंसा की गई है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या है, ये बात तो इंफॉर्मेशन है कि आपने जान लिया, क्वेश्चन क्या है कि एमएमआर का पूरा नाम क्या है। कहते खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही वाला हाल है, देखा सब, लेकिन हमें क्वेश्चन किसका देना है, एमएमआर का पूरा नाम क्या है। खसरा, मम्स, रूबेला, मिसल्स, मम्स, रूबेला, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने ऐसे इसलिए रखा है, दोनों ऑप्शन होगा। अगर आपको हिंदी में पूछेगा ना तो याद रखना खसरा, मम्स और रूबेला कहते हैं। इंग्लिश में पूछेगा तो खसरा कोई मेसल्स के नाम से जानते हैं, मम्स और रूबेला के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। मुझे लगा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या। चलो, निम्न में से किसने उत्पादन कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया। ये आपसे पूछा गया है बीपीएससी के होम साइंस पेपर में, यानी कि जीएस के पेपर में पूछा गया, होम साइंस में नहीं, अलग अलग जीएस में पूछा गया पीजीटी एग्जाम में। घुमा फिरा के क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हुए थे। 2.1 का आप देखोगे ना तो 2.1 वाले में जो क्वेश्चंस थे, इसके क्वेश्चंस जो थे वो 2.2 में क्या हुए थे, 2.0, 2.1, ठीक है। 2.2 में ये काफी रिपीट हुए थे, 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए थे जीएस वाले, ठीक है। और अब 2.3 की बात हम कर रहे हैं, तो 2.3 के लिए आपको जरूरी है कि ऑलरेडी जितने भी जीएस के क्वेश्चन हुए हैं वो आप एक बार सॉल्व करके जाओ, जो मैं आपको कराऊंगी डेली शाम को। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन देखो, यहाँ पर पूछा ये जा रहा है ना कि किसने उत्पादन कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया था। उत्पादन की बात की जा रही है, यानी शिक्षा ही क्या है, हमें एक प्रोडक्टिविटी वाला इंसान बना सकती है, जो हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी इसको एक अच्छा नाम दिया गया, और ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, न कि रविन्द्रनाथ टैगोर। एक बार हम लोग देख लेंगे आंसर को, ठीक है। यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा ये नाम दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अब इस तरीके से जीएस में ना आपको कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। इजी रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अब समझ लो मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हो। मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी ये सब इस तरीके से क्वेश्चन आप कैसे इजीली कर सकते हो। तो कई सारे बच्चे होते हैं ना जो मैथ देखे और स्किप कर देते हैं, तो आप ऐसा मत करना। ये जरूरी है कि अगर आपका मैथ वीक है थोड़ा बहुत, तो आप मैथ के क्वेश्चन को थोड़ा राउंड करके सर्कल बना के छोड़ देना, लास्ट में कर लेना, बट छोड़ना नहीं, ठीक है। वैसे भी आपका इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अब जैसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें स्थान पे लुप्त संख्या क्या होगी। सिंपल सा है, सभी लोग आंसर दे सकते हैं, डी आंसर आ रहा है भाई। देखो यहाँ पर 7 दिया है, 7 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे करके देखते हैं। 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, और 14 + 1 कर दोगे कितना आ जाएगा 15, यही वाला यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब 15 + 15 कर लिए कितना हो गया 30 हो गया, 30 में +1 कर दोगे 31 हो गया, इससे इसी को जोड़ना है। वैसे 31 + 31 कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, 3 3 6 62 हो जाएगा, +1 करोगे 63, ये वाला आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है आंसर निकालने के लिए कि 63 में क्या किया है आपने 63 प्लस कर लोगे 63, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 6 6 6 12 126 हुआ, प्लस इसमें 1 मिक्स कर दोगे 127 हो गया। अब आपको यहाँ पे आंसर के लिए क्या करना है बच्चे, तो आपको हो गए 127 करोगे, फिर यहाँ पे +127 कर लोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करेंगे +1 कर लेंगे, ठीक है। तो 127 कितना हो जाएगा 7 7 14 4 हो जाएगा, 1 2 2 4 1 5, और यहाँ पे 2 254 आ रहा है। अब 254 आंसर आया आपका, 254 में आप +1 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 255, यहाँ पर जो फिल करोगे वो होगा 255। सिंपल सा है। तो कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार ट्राई आप जरूर करना, इजिली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों में संकल्पना का निर्माण किस पर निर्भर करता है, आंसर कर देंगे, ये भी आपके जीएस में पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मंजू यादव कह रही है मैम DSSSB में एज कितना मांगा गया है? एज जनरल कैटेगरी के लिए आई थिंक 30 इयर्स मांगा गया है वहां पे, लेकिन कुछ कंडीशंस में रिलैक्सेशन है 10 इयर्स का फीमेल्स के लिए, लेकिन वो कहीं कहीं पे एप्लीकेबल है, कहीं पर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको फुल नोटिफिकेशन देखना होगा, ठीक है। बच्चों में संकल्पना का निर्माण किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। उसकी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है, उसके पिछले अनुभव पे, उसे वातावरण जिसमें वह रह रहा है, उपयुक्त सभी में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर बच्चों में संकल्पना का निर्माण, संकल्पना यानी कि कुछ वो सोच पा रहे हैं, कुछ संकल्पना कर पा रहे हैं, ये किस पे निर्भर करता है ये आपको जानना है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है, उसका IQ 90 है, 120 है या प्लस है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पिछले अनुभव, उसने अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस क्या किया है, ये भी मायने रखता है। और उस वातावरण पर जिसमें वह बढ़ता है, यानी कि उसको एटमॉस्फेयर कैसा मिला है, उसको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, ये तीनों का कह सकते हो ना उत्पाद होता है बच्चा। तो पर्यावरण और हेरिडिटी तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पर संकल्पना का निर्माण के लिए अगर किसी का IQ कम है तो वो कैसे सोच पाएगा, सोच ही नहीं पाएगा बहुत आगे तक की बातें, या उसने कुछ चीजें अनुभव ही नहीं किया है तो भी वो ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में अधिकतम उष्मीय मान होता है? आंसर कर देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है BPSC में, आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोयले में पहले तो ये जानना जरूरी है कि उष्मीय मान होता क्या है। उष्मीय मान क्या होता है? उष्मा समझते हो, तापमान, और तापमान का प्रेजेंट ऑफ एनर्जी कह सकते हो कि जो उष्मा का मान होता है किसमें ज्यादा होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ उष्मा, है ना, ऐसे आप कह सकते हो, हंसना नहीं, ये बाइलिंगुअल का इफेक्ट है। तो यहाँ पे कोयला, गोबर, हाइड्रोजन, कैरोसिन तेल, उपयुक्त में से कोई नहीं, किसका सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का उष्मीय मान ज्यादा होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, हाइड्रोजन की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चे? हाइड्रोजन मतलब क्या है? पानी, जल, हाइड्रोजन जल ही तो है। अब हाइड्रोजन आपने देखा होगा, अगर गर्म पानी होता है ना, हाथ डालोगे उतना तेजी से नहीं जलेगा जितना आप हाइड्रोजन के वाष्प वाले भाग से आप ज्यादा इफेक्ट होते हो। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 रूप होते हैं, पढ़ा ही है, मतलब कि उसमें आप कह सकते हो कि जो सबसे ज्यादा उष्मा होता है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है ना, वो हाइड्रोजन में होती है। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर, कभी भी आपको ऐसे कुछ समझ में ना आए तो 2 पॉइंट याद रखना, मेरी बात ध्यान से समझ लेना। एक तरफ रखना ठोस और एक तरफ रखना द्रव वाली चीजें। ठोस वाली चीजें क्या होती है बच्चे? जल्दी गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है, और जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। पेन है, पेन को एनर्जी हीट करी, पेन तुरंत हीट हुआ, पेन ने तुरंत रिफ्लेक्ट कर दिया एनर्जी को, वो वापस ले गई। लेकिन अगर ये वाटर कंटेंट होता, तो वाटर बॉडी होता तो क्या होता? तो ये होता कि जब पानी, जैसे पानी होता तो क्या होता कि उष्मा धीरे धीरे आती, धीरे धीरे पानी हीट होता, फिर उष्मा धीरे धीरे वापस जाती, क्यों? क्योंकि वो चलायमान अवस्था होती है इसलिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना जरूरी होगा। तो हाइड्रोजन में याद रखना कि सबसे ज्यादा क्या होती है? उष्मा, उष्मीय मान हाइड्रोजन का ज्यादा होता है। भारत में RTE अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कब किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? इसी बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने, भारत में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट, यहाँ पर अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया? आया अलग था, लागू अलग दिन हुआ, ये बात याद रखना है। यहाँ पे लागू करने वाला डेट पूछा जा रहा है आपसे। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 19 या 9 या फिर 8? तो 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ये याद रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी याद करके जाना, कब आया, कब लागू किया, कस्तूरी रंजन साहब को याद कर लेना, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है,
होम साइंस वाले बच्चे पता ही होगा, अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इग्नू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसको स्थापित कब किया गया था ये आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1985, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1985 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये क्या है, एक अनौपचारिकेतर है ना, ओपन यूनिवर्सिटी की बात अगर हम कर ले यहाँ पर, इसी के पास में कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ ले। पहला खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, पहला खुला विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर ले तो ये अनौपचारिक औपचारिकेतर होता है, औपचारिकेतर विद्यालय है। इसको हम नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूट के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है 1985 को ये हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि ये इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता। कई बार आपकी कम्युनिकेशन में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नहीं है 13 है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जैसे एक हमने रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे दूसरे रीजनिंग को भी सॉल्व करोगे। ए डी का भाई है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व करना हो, देखो बहुत लोग ना अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसे लोग जो कि मैथ नहीं जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मी, ऐसे लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे समझना। ए क्या है, डी का भाई है, तो ए इक्वल टू डी लिख लेना और यहाँ पे ब्रदर लिख सकते हो, ठीक है, ब्रदर लिख सकते हो। डी क्या है बच्चे, बी का पिता है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ए क्या है, डी का भाई है, ऐसे लिख लिया आपने। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है डी बी का पिता है, जो डी है ये किसका पिता है, बी का पिता है, तो हमने बी को यहाँ पे लिख दिया कि ये बी का क्या है, पिता है, ठीक है, बी का पिता है। अब आते हैं नेक्स्ट, बी और सी बहनें हैं, बी और यहाँ पर अगर हम सी को लिख दें और ये क्या कर दें, इस दोनों को कह दें कि ये दोनों क्या है, सिस्टर्स है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। ए सी से किस प्रकार संबंधित है, अब सिंपल आपके सामने है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए का जो रिश्ता है वो सी के साथ क्या है, वो सी के साथ क्या है, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। सिंपल सा है, कोई अगर ऐसे ग्राफ बना ले तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि ए और डी क्या है, भाई है, ठीक है, और डी का बेटा क्या है, डी जो है वो पिता है किसका, बी का है, बी सी क्या है, सिस्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, अंकल ही तो लगेंगे क्योंकि दोनों इनके पिता का ये क्या है, अब ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, और ये इसका पिता था, यानी ये भी इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई, और जब ये इसकी बेटी हो गई और ये इसका भाई है तो क्या हो जाएगा, बेटी और इनके भाई यानी चाचा का रिश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंकल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से आप ग्राफिकली फॉर्म करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आई थिंक ये क्वेश्चंस यहाँ तक था, यानी 13 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे थे जीएस में, जो हम लोगों ने कुछ अलग अलग फील्ड के क्वेश्चंस थे जिसको सॉल्व किया, जिसको समझा भी, और आई होप कि हम लोगों ने ये पूरे के पूरे सेशन यानी कि आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस हमने होम साइंस के सॉल्व करिए और 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए जीएस के। कुछ ऐसे ही हम लोग इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर समझेंगे, डिस्कस करेंगे, और शाम के टाइम या दोपहर में 2 ही टाइम आपको मिलेगा मेरी क्लास का, या तो आपको शाम को 6 से 7 के बीच में हमारी क्लास दिख सकती है, या दोपहर 12 से 12:30 के बीच में हमारी क्लास आपको मिल सकती है, ठीक है। यही 2 टाइम पीरियड होता है जहां पे मैं अवेलेबल हो सकती हूँ, तो आप इस टाइम ड्यूरेशन में आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए, सभी लोग को क्लियर हो गया सारी चीजें, किसी को कोई डाउट ना हो, है ना, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। गर्मी का दिन आ गया है अभी, है ना, ऐसा लग रहा है। चलो भाई, नेक्स्ट मिलते हैं। अब हम लोग अभी तो एप्लीकेशन पे क्लासेस अभी हो जाएंगे आपकी, 7 बज रहे हैं, 9 बजे से एप्लीकेशन पे क्लासेस होंगी। आज की क्लास थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था किसी कारणवश। ओके सोना सिंह जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जीएस थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हुई है वही जो राम रचि राखा, तो इस वाक्य को आप ध्यान में रख के, ऐसा नहीं कि कुछ ना करो बैठ जाओ, पढ़ते बढ़ते रहना, लेकिन वही होगा जो होना होगा। तो बहुत टेंशन में नहीं, फ्री माइंड होके एकदम खुशहाल पढ़िए, टेंशन में मत पढ़िए, लेकिन
पढ़ते रहिए, बस ये करना है कि पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच अजय जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे एप्लीकेशन पे।